Hello friends, my name is Nikita and I have completed my M.Tech Biotech from VIT Vellore and I am currently working at Access Colleges Kanpur. So आज के सेशन में we'll talking about immunology. Immunology एक सब्जेक्ट है जो बायोटेक का ही पार्ट है. You will be studying it in BSc Biotech as well as in M.Tech and B.Tech Biotechnology. So after this session you are going to have a knowledge about the blood, the composition of blood, the cells involved, the types of immunity as well as the primary and secondary organs. So immunity, पहले हम इम्यूनिटी जानेंगे, फिर इम्यूनोलॉजी क्या है वो हम जानेंगे. सो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है कि वो बॉडी का एक डिफेंसिव फोर्स की तरह काम करता है. जब कोई भी इन्फेक्शन बॉडी को होता है तो बॉडी उसको जब रेजिस्ट करती है, जो पावर होती है रेजिस्ट करने की, उसको हम इम्यूनिटी बोल देते हैं. सो इम्यूनिटी आप ऐसे समझ सकते हो लाइक जो कंट्री के सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर्स पे खड़े हैं और हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अगर वो फेल हो गए वहाँ पे, इफ़ दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द कंट्री, सो इन अ लाइक वाइज मैनर हमारा अगर बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारी बॉडी वहीं पे जवाब दे देगी. दैट मीन्स इट विल फेल टू रिस्पॉन्ड एज मच एज इट शुड बी. तो उसमें क्या है, इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक एजेंट्स. और ये एजेंट्स, पैथोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरसेस भी हो सकते हैं, वो फंजाई भी हो सकते हैं. तो जब इम्यूनिटी को डील करने की बात आती है, जब आप इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उस पूरी साइंस और उस पूरे ब्रांच को हम इम्यूनोलॉजी बोल देंगे. सो दिस वॉज ओवरव्यू ऑफ इम्यूनोलॉजी. अब इफ़ वी टॉक अबाउट सेल्स एंड ब्लड, सेल्स क्या होते हैं? सेल्स हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे टिश्यूज़ को बनाते हैं, जो देन लेटर ऑन इट फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जांपल व्हेन अ हाउस इज़ कंस्ट्रक्टेड और अ बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड, तो जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है. तो वो एक एक ब्रिक एक एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करती है. इन अ सिमिलर मैनर सेल्स भी जब क्लब कर देंगे सेल्स को, सो सेल्स will form tissues. सेल्स को जब हम क्लब कर देंगे तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यूज़ कैन बी लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़, any tissues of the body. Then tissues when clubbed together will form the organ system like the intestines or the stomach. तो ये सेल्स के बारे में एक जनरल व्यू था कि सेल्स आपके बॉडी में क्या करते हैं. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है और उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द बॉडी. यानी कि लंग्स जब हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, तो वो ब्लड उन सारी ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है हर एक ऑर्गन में ताकि वो फंक्शन करें प्रॉपरली. सो दिस इज़ द रोल ऑफ ब्लड हियर. ओके, सो ब्लड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है जब हम उसमें ब्लड को डालते हैं. दैट मीन्स ये एक वायल है, दिस इज़ अ वायल. सो इस वायल में, इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का एक वायल बोला जाता है. तो जब आप इसमें ब्लड को डालेंगे और उस वो मशीन में यू विल पुट इट अप, तो आपको यहाँ पे 3 लेयर्स मिलेंगी. सो वन ऑफ द लेयर्स, द बॉटम लेयर इज़ RBC, द मिडल वन इज़ WBCs एंड द अपर मोस्ट लेयर इज़ प्लाज्मा. तो आपको ये ब्लड का ही कॉम्पोजिशन है जो बेसिकली आप इस स्लाइड में देखोगे. This is the composition of blood where you will find the plasma, where you will find the WBCs which is under the formed elements. तो ये आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये सारी लेयर्स मिल जाएंगी. तो मैंने ये बोला है कि RBCs एक लोअर लेयर में प्रेजेंट होता है. तो RBC का फंक्शन ब्लड में क्या होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है. RBC का रोल ये होता है. एंड WBCs का रोल क्या होगा कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं तो कुछ सेल्स आते हैं जो बॉडी को ट्रीट करते हैं. तो दो सेल्स आर कॉल्ड एज WBCs. और WBCs को हम एक और टर्म दे देते हैं, ल्यूकोसाइट्स. सो WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स एंड RBCs आर ऑल्सो कॉल्ड एज एराइथ्रोसाइट्स.
सो आई होप आपको समझ में आएगा कि आरबीसी आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करती है, WBCs आपको इन्फेक्शियस एजेंट से प्रोटेक्ट करती है, एंड द रोल ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, जब आप इन सारे सेल्स को लाइक WBCs, प्लेटलेट्स एंड RBC को ब्लड से रिमूव कर देंगे तो जो लिक्विड आपको बचेगा ब्लड में उसको हम प्लाज्मा का टर्म दे देते हैं। सो दिस वॉज होल अबाउट अ जनरल व्यू अबाउट दी ब्लड कॉम्पोजिशन। अब प्लाज्मा में क्या है, इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। प्लाज्मा में यू विल फाइंड अमीनो एसिड्स, proteins, nutrients, nitrogenous waste, electrolytes, gases as well as these 3 composition of proteins। तो ये प्लाज्मा का पार्ट है। तो एक और टर्म आता है सीरम, सीरम एंड प्लाज्मा। अब सीरम और प्लाज्मा ब्लड के वो फ्लूइड पार्ट होते हैं जब आप सारे WBCs या RBCs जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं आप उसको ब्लड से जब रिमूव कर दोगे तो वट एवर यू आर लेफ्ट विथ इज सीरम एंड प्लाज्मा। दिस इज़ द मेन सिमिलैरिटी बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। अब सीरम एंड प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है, एक एंटी कोआगुलेंट होता है हेपेरिन, हेपरिन इज़ एन एंटी कोआगुलेंट। मतलब कि सपोज जैसे कि यू गेट अ वूंड, जब आपको चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड ऊज आउट करने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए या तो ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में हमारी बॉडी हेपरिन प्रोड्यूस करती है, तो वो एंटी कोआगुलेशन का काम करती है। दैट मीन्स द ब्लड एक पॉइंट के बाद आना रुक जाता है, उसको हम हेपरिन से ट्रीट करते हैं। मतलब हेपरिन इज़ अ नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग वूंड और समथिंग। तो ये एक एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है। तो जब एंटी कोआगुलेंट प्रेजेंट होता है, आई मीन व्हेन द ब्लड इज़ बीइंग कोआगुलेटेड, तो उस कोआगुलेशन के बाद जो फ्लूइड बचता है उसको सीरम कहा जाता है। ओके, सो सीरम इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आफ्टर कोआगुलेशन। मतलब जब ब्लड आपका कोआगुलेट कर गया एंड इट इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल दी सेल्स, तो उसको हम सीरम बोल देंगे। और जब कोआगुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक सिंपल फ्लो हो रहा है फ्लूइड का और उसमें भी ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट हैं, तो हम उसको टर्म दे देते हैं प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा हो जाता है। मतलब आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्लाज्मा सीरम दोनों का सिमिलैरिटी ये है कि अगर सारे ब्लड सेल्स हम अपनी बॉडी से रिमूव कर दें फ्रॉम ब्लड तो उसको हम सीरम और प्लाज्मा बोलेंगे। लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स, blood is being coagulated, then that fluid is called as serum. And if there is no coagulation or the anticoagulating agents like heparin is used, then that fluid will be called as plasma. Okay, so ये एक कॉम्पोजिशन था जहाँ पे आपको ब्लड में एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स, ये सारी प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। अब फाइब्रिनोजन क्या है, ये एक स्पेशल एक अलग टाइप की प्रोटीन है जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, जो कोआगुलेशन में हेल्प करती है। जहाँ मैंने बोला ना हेपरिन एन एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है, तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन उस एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट को हेल्प करती है ताकि ब्लड ज़्यादा बॉडी से ऊज आउट ना हो व्हेन देयर इज़ अ वुंड इन द बॉडी। तो ये फाइब्रिनोजन का रोल है। एंड ऑल दीज थिंग्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस, तो ये एक जनरल है कि जब आप खाना खाते हैं तो आप खाना लेते हैं, द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस सब्सटेंसेस, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रोवाइड करता है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक जनरल है कि ब्लड आपको वो सारा सप्लाई करता है थ्रू ऑल दीज मेथड्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लिम्फोसाइट मैंने मेंशन किया है, न्यूट्रोफिल्स, देन बेसोफिल्स एंड इसाइनोफिल्स, and all these different types of cells are used. तो अब ये ल्यूकोसाइट्स क्या थे? I told you ल्यूकोसाइट्स were also called as WBCs, जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमको उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब WBCs को हम क्लासीफाई करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स एक जनरल टर्म दिया है जहाँ पे सेल्स में granules present होते हैं, as if like this. If this is a cell, these are the small
ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल्स, अगर ये आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल होंगे तो आप उसको एक टर्म दे दोगे ग्रैन्युलोसाइट्स। अगर वो वो सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो हमने उनको एक जनरल टर्म दे दिया है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स को हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड साइनोफिल्स में। ये 3 सेल्स हैं जो आपको अपकमिंग स्लाइड्स में इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताएंगी। एंड दीज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये 2 सेल्स हैं जो आपको अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताएंगी, जो आपको फर्दर अभी पता चलेगा। सो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन था कि ये सारे सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, उनका एक रोल क्या है। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। मैंने अभी आपको बोला ना कि दीज एसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो उनको हम एक टर्म दे देते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये सारे सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी मैंने आपको जैसे पुरानी प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि वो क्या होती है, कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फर्दर इन्फेक्शन से या एजेंट से। तो वो 2 तरीके की होती है, एक होती है इन्नेट और एक होती है अडैप्टिव। तो इन दिस स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, वो जैसे बॉडी को कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी बॉडी में कोई भी अटैक कर रहा है वायरस या बैक्टीरिया, तो वो एक जनरलाइज्ड वे में रिस्पॉन्ड करती है। दैट मीन्स उसके पास कोई आइडिया नहीं होता है कि अगर वो वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है तो वो पहले आ चुका है या वो नया वायरस है या कुछ है, उसको कोई आइडिया नहीं होता। तो वो एक जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। सिंस बर्थ का मतलब ये है सिंस द टाइम अ बेबी टेक्स वो पैदा होता है तो उसके टाइम से ही इन्नेट इम्यूनिटी उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है। सो इट एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इट यूजली टेक्स मिनट्स एंड आवर्स फॉर गेटिंग एक्टिवेटेड। ओके, तो अब मिनट्स एंड आवर्स फॉर गेटिंग एक्टिवेटेड का क्या मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर एक बच्चा 1 साल या 2 साल का है और वो रोड पे जा रहा है तो उसको कहीं से भी अटैक हो सकता है, या तो वो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, या उसको कोई किडनैप कर सकता है या व्हाटएवर। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ हमेशा उसके पेरेंट्स रहते हैं। उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके पेरेंट्स विल कम फॉरवर्ड एंड टेक केयर। तो ये एक तरीके से इन्नेट इम्यूनिटी भी ऐसा ही काम करती है कि आपकी बॉडी को वेरिएड इन्फेक्शंस हो, कुछ भी हो, वो एक अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्फेक्शन विच इज़ बीइंग कॉज्ड इन योर बॉडी। तो ये जनरलाइज्ड अटैक होता है जो बॉडी उन वायरसेस या बैक्टीरिया पे करती है। ओके, अब मैंने बोला कि इट इज़ शॉर्ट लिव्ड मेमोरी। शॉर्ट लिव्ड मेमोरी इन द सेंस कि सपोज़ उसको अभी इन्फेक्शन हुआ, सपोज़ उसको ई कोलाई का कोई इन्फेक्शन हो गया है, इट इज़ अ बैक्टीरिया, ई कोलाई इज़ अ बैक्टीरिया। तो अगर उसका अभी उसको इन्फेक्शन हुआ है, उसने बॉडी ने WBCs ने उसको रिएक्ट किया, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। बट सपोज़ आफ्टर 2 years और 1 year फिर से री इन्फेक्शन होता है, तो इन्नेट इम्यूनिटी को ये याद नहीं होगा कि वो वायरस या बैक्टीरिया पहले भी अटैक कर चुका है, वो उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी इन अ सिमिलर वे जो वो आज करेगी। तो ये एक जनरल उसका रिस्पॉन्स होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। अब इन्नेट इम्यूनिटी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल बैरियर्स के बारे में मैंने बोला है। तो बैरियर्स में एक होता है मैकेनिकल बैरियर्स एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स क्या होते हैं, स्किन जैसे होता है। स्किन आपको बाहर के फॉरेन पार्टिकल से या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। जब तक कि स्किन में एक वूंड नहीं होगा, जब तक ये कट नहीं होगा, आपका इंटरनल इंटरनल चीज़ें जो आपकी बॉडी में चल रही हैं वो प्रोटेक्टेड है। बट वंस देर इज़ अ कट इन द बॉडी, ऑब्वियसली देर आर मोर चांसेस ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड। एक इन्फेक्शन होने के ज़्यादा रेट बढ़ जाता है। तो वो मैकेनिकल बैरियर में हमारा सबसे ज़्यादा आता है स्किन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द केमिकल बैरियर्स, अब केमिकल बैरियर्स में आपको ये आएगा कि लाइक स्टमक में जो हमारा एसिडिक pH होता है, pH इज़ एसिडिक इन स्टमक, तो वो हमारे फर्दर माइक्रोब्स को सर्वाइव नहीं करने देता। एंड इन द सिमिलर वे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का हो गया, मैंने आपको स्टमक का बोला, देन म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया,
हमारे वैक्स जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें माइक्रोब्स या किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म से जो दे ट्राई टू इन्वेड इन योर बॉडी, तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मैकेनिकल और केमिकल बैरियर्स आ जाते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसका रिस्पॉन्स एक जनरल होता है, ये कोई स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स नहीं होता कि एक एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर आ रहा है तो मुझे इस तरीके से बिहेव करना है या उस तरीके से करना है। नो, इट इज़ अ जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द इन्नेट सिस्टम टुवर्ड्स द बॉडी। सो ओके, लिंकिंग इन्नेट टू अडैप्टिव इम्यूनिटी, एज आई टोल्ड यू कि फिजिकल बैरियर्स ये सब होते हैं, स्किन, एयर वैक्स, म्यूकस, टीयर्स, ये सब एक फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंट्री ना ले, राइट। सो अब क्या होता है कि सपोज बाय चांस इवन आफ्टर प्रोटेक्शन कुछ इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया, तो जब वो ये जो आप कार्टून के फॉर्म में या आप जो एनिमेटेड पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें क्या है, दिस इज एक्टिंग एज योर बॉडी and this whole is acting, this red color picture is acting as a virus or a bacteria or a fungi. तो by chance अगर कुछ कुछ इवेड कर जाते हैं कि कुछ बच के हमारी बॉडी में एंट्री ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इन्नेट इम्यूनिटी कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। उन सिग्नल्स को हम नाम दे देते हैं एक सिग्नल्स की फॉर्म में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं। तो इन्नेट सिस्टम क्या करता है कि जब उससे कुछ चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होती हैं तो वो सिग्नल्स देता है दूसरे सेल्स को ताकि वो आए और उसकी मदद करें और उस फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकालें। तो इन्नेट इम्यूनिटी जब सिग्नल सेंड करती है लाइक साइटोकाइंस, तो इट सेंड्स इट टू अडैप्टिव सेल्स। अडैप्टिव सेल्स मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था ना, बी लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया था। ओके, आई टॉक्ड अबाउट दीज लिम्फोसाइट्स हियर। तो लिम्फोसाइट्स का रोल अडैप्टिव इम्यूनिटी में होता है कि जब इन्नेट इम्यूनिटी से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही होती हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स और सम काइंड ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक साइटोकाइंस, इट कुड बी इंटरफेरॉन्स एज वेल। तो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं ताकि अडैप्टिव सेल्स जो हैं लाइक लिम्फोसाइट्स, उनको सिग्नल मिल जाए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, और वो आते हैं पिक्चर में एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उस पूरे प्रोसेस को हम अडैप्टिव इम्यूनिटी कह देते हैं। सो अडैप्टिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी में डिफरेंस ये होता है कि इन्नेट, एज आई टोल्ड यू, कि उसको कुछ डिफ्रेंशिएशन करना नहीं आता, बट अडैप्टिव इम्यूनिटी बहुत स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर सीडोमोनास है या साल्मोनेला शाइगेला एक बैक्टीरिया है और ई कोलाई है, अगर उनका एक कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है तो अडैप्टिव इम्यूनिटी जब आती है, अडैप्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स आर द मेजर सेल्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो लिम्फोसाइट्स भी दो तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो ये दोनों सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पहले से अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो उनको याद रहता है कि उस टाइम पे पहले इन्फेक्शन हुआ था, और अगर दोबारा वही री इन्फेक्शन होता है तो एक मैसिव रिस्पॉन्स देते हैं टुवर्ड्स द बॉडी। तो ये डिफरेंस होता है अडैप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी में। अब मैंने ये बोला कि इट हैज़ अ मेमोरी सेल विच रिमेंबर्स माइक्रोब्स एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स ऑन री एक्सपोजर। सो दैट मीन्स जनरल व्यू में मैंने आपको बोला ना कि वो एक मैसिव रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि उनको याद रहता है कि पहले से री इन्फेक्शन हुआ था। अब डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स, हाँ, डिलेड और इन्नेट इम्यूनिटी में क्या था कि वो विद इन मिनट्स और आवर्स इट गेट्स एक्टिवेटेड। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि इन्नेट इम्यूनिटी एकदम तुरंत अटैक कर देगा कुछ भी इन्फेक्शन होगा, बट अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या करेगा, वो कुछ टाइम लेगा, वो पहले चांस देगा इन्नेट इम्यूनिटी को कि तुम जाके अपना प्ले अ रोल। अगर उनसे मैनेज नहीं होता है then adaptive cells like B lymphocytes and T lymphocytes will come and they play a major role in defending the body. तो इनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट होता है बट मैसिव होता है। तो दिस वॉज एन ओवरव्यू अबाउट innate and adaptive immunity. Okay, so
Okay, we were talking about adaptive immunity. So adaptive immunity can be further classified into natural and artificial, which can further be classified into active and passive. तो natural और artificial में difference क्या होता है कि natural में आप ये देख सकते हो कि कोई भी infection आपको जब naturally होता है, like you are exposed to air or something like cough and sneezing, जब आप उस तरीके से होते हैं, वायरल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल होता है, तो आपने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस नेचुरल वे में उसको एनकाउंटर किया है, तो हम उसको नेचुरल एक्टिव के केस में उसको इंक्लूड कर देते हैं. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. देन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो उस केस में मदर और फीटस का प्लासेंटा के थ्रू कनेक्शन होता है. तो उस प्लासेंटा के थ्रू बहुत सारी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं. ओके, सो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जब ट्रांसफ़र होती है तो उनमें से एक एंटीबॉडी होती है IgG, जो आप अपकमिंग सेशंस में देखेंगे कि क्या है, बट आपको मैं एक छोटा सा उसका एग्जांपल दे देती हूँ कि IgG को फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं G1, G2, G3 एंड G4. बट अपार्ट फ्रॉम G2 सारे जो IgG के सब क्लासेस होते हैं लाइक G1, G3 एंड G4, ये सारी एंटीबॉडीज़ मदर के थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मदर के थ्रू ट्रांसफ़र तो हो रही हैं, बट ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है ना. व्हेन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब मदर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इसको नेचुरल इम्यूनिटी की कैटेगरी में डाला गया है. एंड पैसिव इसलिए बोला गया है बिकॉज द चाइल्ड हैज़न्ट एनकाउंटर्ड दैट एंटीबॉडी बाय हिम और हर सेल्फ, उसको माँ के थ्रू मिल रही है. सो दैट इज़ द पैसिव केस. ऑलराइट, सो अब फर्दर आप जब आर्टिफिशियल और एक्टिव के केस में देखेंगे, तो आर्टिफिशियल और एक्टिव केस में आपको ये वैक्सीनेशन का एक एग्जाम्पल मिल जाएगा. अब वैक्सीनेशन में जनरली क्या होता है कि हम कोई एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं. वैक्सीनेशन में वो वायरस की एक स्ट्रेन होती है जो हमारी बॉडी में प्री फॉर्म या प्री इंजेक्ट की जाती हैं, ताकि जब भी हमें उस वायरस से फर्दर इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडी, अब ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या, आई टेल यू, बट एज फार एज दिस स्लाइड इज़ कंसर्न आप उसको ये समझिए कि वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है कि एक लाइव अटेनुएटेड स्ट्रेन यूज़ होती है. लाइव अटेनुएटेड स्ट्रेन मीन्स कि सपोज मीज़ल्स, अगर मैं मीज़ल्स की बात करूँ तो अगर मीज़ल्स का आप इंजेक्शन्स ले रहे हो या आप फॉर एग्जांपल कोविड का ही ले रहे हो, तो कोविड के केस में जो बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है, तो वो वैक्सीन में क्या है, उसकी स्ट्रेन ही है बट वो सप्रेस्ड फॉर्म में. उस वायरस की स्ट्रेन आपकी बॉडी में जा रही है वैक्सीनेशन के थ्रू, बट दैट इज़ इन अ सप्रेस्ड फॉर्म, दैट इट इज़ लाइव बट सप्रेस्ड. तो वो क्या करता है वैक्सीन, वो वैक्सीन आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है कि अगर इन केस आपको इन्फेक्शन होता है तो आपके पास पहले से ही एक डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रेजेंट है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए. तो ये एक्टिव के केस में होंगे. ओके, नाउ इफ़ आई से पैसिव आर्टिफिशियल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. ओके, दिस टर्म इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल यू अबाउट एंटीबॉडीज़, देन व्हाट इज़ मोनोक्लोनल. तो आप अभी के लिए ये समझो कि एंटीबॉडीज़ अगर किसी भी बाहर से, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई बाहर से एंटीबॉडीज़ डाल रहा है थ्रू सलाइन या सलाइन के थ्रू या कुछ भी किसी भी फॉर्म में डाल रहा है, तो उसको हम पैसिव और आर्टिफिशियल की कैटेगरी में डाल देंगे. सो व्हाट आर एंटीबॉडीज़ एंड व्हाट आर एंटीजेंस, आई विल टेल यू. ओके, इन द अपकमिंग सेशंस आई विल टेल यू. एज ऑफ नाउ आप इसको यही समझो कि ये है. सो ओके, नाउ इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. तो उसमें ऑर्गन्स में बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स आते हैं. तो बोन मैरो, थाइमस में क्या होता है, ये प्राइमरी ऑर्गन्स इनको कहलाते हैं. ये प्राइमरी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स का फंक्शन होता है. इन दी अर्लियर स्लाइड्स आई टोल्ड यू व्हाट टी सेल्स एंड बी सेल्स आर. उनका रोल अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, वो क्या करते हैं, तो वो टी सेल्स और बी सेल्स बोन मैरो में और थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं. अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स. तो स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में क्या होता है कि
एंटीजन और एंटीबॉडी जब इंटरेक्ट करते हैं, ओके, एंटीजन इज लाइक, एंटीजन आप ये समझो कि एक फॉरेन पार्टिकल है। एंटीजन एक टर्म है कि जब भी आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है या फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आते हैं, एंटर करते हैं, तो हम उन्हें एंटीजेनिक एजेंट्स या एंटीजन कह देते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ आर बेसिकली दीज काउंटरैक्ट एंटीजेंस, मतलब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं ताकि उन एंटीजन से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये एक जनरल एंटीजन एंटीबॉडी क्या था, ये मैंने आपको बताया। तो अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे बोन मैरो और थाइमस में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है, और जो मैच्योरेशन होता है बी लिम्फोसाइट्स का और टी लिम्फोसाइट्स का, वो दोनों थाइमस में होता है। तो ये आपको मैंने जनरल बताया। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। तो स्प्लीन में क्या है कि जब एंटीजन एंटीबॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन की जगह को, जिस ऑर्गन में वो हो रहा होता है, उसको हम स्प्लीन और लिम्फ नोड्स कह देते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, साइट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज अ साइट इज कॉल्ड एज स्प्लीन। और ये जो मैच्योरेशन है, मैंने बोला कि बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर करते हैं, ओके। तो लिम्फोसाइट्स में क्या है कि टी होते हैं, टी एंड बी आर द लिम्फोसाइट्स विच आर इन्वॉल्व इन अडेप्टिव इम्यूनिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो अब क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। आप जब अपकमिंग सेशंस में देखोगे तो आपको ये डिटेल में पता चलेगा कि बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ऑलराइट। सो जब बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में, ऑलराइट। तो क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, तो जब पहली बार इन्फेक्शन होता है किसी भी एंटीजेनिक एजेंट से या कुछ भी, तो जो इन्फेक्शन होता है तो प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा में ये सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं उस इन्फेक्शन के लिए। तो जब वही इन्फेक्शन बार बार होता है, योर बॉडी इज़ बीइंग री इन्फेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर वायरस, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सारे सेल्स मेमोरी सेल्स में चले जाते हैं। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो मेमोरी सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाती हैं, क्योंकि उनको एक याद होता है कि ओके दिस टाइम पे पहला इन्फेक्शन हुआ था, सो दिस वर द काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ विच आर प्रोड्यूस्ड। अब री इन्फेक्शन हो रहा है तो उन्हें भी याद है कि ये पहले ऐसा हुआ था। तो मेमोरी एज ए नेम सेज कि उन एंटीबॉडीज़ की एक अपनी मेमोरी होती है, तो वो वहाँ जाके स्टोर कर जाते हैं। लेकिन जब पहली बार बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वो जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा सेल्स। तो ये एक बी सेल्स का क्लासिफिकेशन था। एंड ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन द अपकमिंग सेशंस ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये एक ओवरव्यू था, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।